हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 2 में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इसका स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग सूडो फोर्स इन ए रेफरेंस फ्रेम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन दैट रेफरेंस फ्रेम। अब इस बात को समझना, हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वन डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। उसमें हमने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन विच इज़ नेट फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो एम वी डी वी इज इक्वल टू एम ए डॉट डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। फिर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँ कि ए से पार्टिकल गया बी तक और उसका वेलोसिटी हो गया वी ए से वी बी तक। तो इंटीग्रेशन के बाद यहाँ आएगा हाफ एम वी डॉट वी अपॉन टू, वी स्क्वायर बाई टू। तो ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर बाई टू को मैंने यहाँ ले लिया, और ये हो जाएगा नेट फोर्स का वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो ये स्टेटमेंट वही बन गया, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को उल्टे तरीके से अब हम प्रूव करने जा रहे हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है वर्क डन बाय नेट फोर्स या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सम टोटल करो उसको, सम टोटल ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस या वर्क डन बाय नेट फोर्स इन ए रेफरेंस फ्रेम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन दैट रेफरेंस फ्रेम। तो इसको कैसे प्रूव किया कि देखिए, मान लीजिए कि ये ऐसा एक पाथ है, ए से पार्टिकल चलकर बी तक जा रहा है। यहाँ ए पर इसकी स्पीड मान लीजिए वी ए है, और बी पर इसकी स्पीड मान लीजिए वी बी है। अब एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी एस को कंसीडर करो। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी एस के दौरान बहुत सारे फोर्सेस लगे होंगे, उन सब का रिजल्टेंट ऐसा नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स मान लीजिए आ रहा है इस डी एस डिस्प्लेसमेंट के दौरान। और डिस्प्लेसमेंट डी एस और नेट फोर्स के बीच में एंगल है थीटा। तो वर्क डन बाय फोर्स 1 प्लस वर्क डन बाय फोर्स 2 प्लस वर्क डन बाय nth फोर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। कैसे? क्योंकि ये होगा F1 डॉट डी एस प्लस F2 डॉट डी एस प्लस Fn डॉट डी एस। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी एस के दौरान जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वर्क डन सम टोटल किया। तो इसको हम डॉट डी एस को अगर कॉमन ले लें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस Fn डॉट डी एस। तो ये क्या है? ये रिजल्टेंट फोर्स है या नेट फोर्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं नेट फोर्स डॉट डी एस। तो या तो सारे फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करके सम टोटल करो, या नेट फोर्स पहले निकाल लो और उसका वर्क डन निकाल लो, तो सेम चीज़ आ जाएगी। तो मैंने नेट फोर्स निकाल लिया और उसका वर्क डन निकाल रहा हूँ, सो दैट आई कैन फाइंड टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब नेट फोर्स का वर्क डन इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ नेट डॉट डी एस को मैं लिख सकता हूँ एफ नेट कॉस थीटा इंटू डी एस, क्योंकि नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा।
अब एफ नेट कॉस थीटा क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, एफ नेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ टी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ टी इंटू डी एस। एफ टी का मतलब क्या, एम इंटू ए टी, क्योंकि एफ टी क्या देता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ए टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी वी बाई डी एस। तो डी एस से डी एस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एम वी डी वी। ये है छोटा सा वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो टोटल वर्क डन बाय नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल डी डब्ल्यू करके। तो यहाँ जब आप इंटीग्रेट करोगे तो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, v dv का इंटीग्रल होगा va से vb। v क्या है अब, स्पीड। तो v का इंटीग्रल क्या होगा, v स्क्वायर बाई टू को इधर अलग लिख दिया तो ये हो जाएगा हाफ m vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। तो क्या बन गई बात कि नेट फोर्स का जो वर्क डन है, वर्क डन सम टोटल ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग सूडो फोर्स इफ एनी इन ए रेफरेंस फ्रेम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन दैट रेफरेंस फ्रेम। इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर। इसका क्या यूज़ होगा कि ये एक्सेलरेशन से स्पीड निकाल के इंटीग्रेशन की मेथड से करने के बजाय आप सीधा वर्क डन टोटल निकाल लीजिए और उससे चेंज इन स्पीड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से चेंज इन स्पीड हमें पता पड़ जाएगी। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे कि यहाँ से ये ऐसा कोई पाथ है, ये हाइट मान लीजिए h दिया हुआ है और स्मूथ सरफेस है। यहाँ से एक ब्लॉक इनिशियल स्पीड 0 से चला जिसका मास कुछ होगा m मान लो। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखिए इस यात्रा के दौरान इस पर दो फोर्सेस लगे, एक तो ग्रेविटी और एक नॉर्मल रिएक्शन। दोनों के वर्क डन लिखना हमको आते हैं। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहेगा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने से वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 0 आएगा। तो मैंने इसमें अप्लाई करी वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द ब्लॉक between positions A to B और कहा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी तो कांस्टेंट फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड और इसका डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट h आएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इंटीग्रल dw, अपन वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे n डॉट ds करेंगे तो ये 0 आ रहा है। तो जब आप टोटल वर्क डन निकालोगे नॉर्मल रिएक्शन का इंटीग्रल dw करके तो 0 0 0 0 बार बार जोड़ के 0 ही मिलेगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 0। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इनिशियल स्पीड 0 दी हुई थी। तो बताओ v कितना आया, √2gh। दिस इज द आंसर। तो एक्सेलरेशन अलग अलग समय पर अलग अलग रहा वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ स्पीड में कितना चेंज होगा ये हम डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं। तो इसकी यूटिलिटी तो है। और एक एग्जांपल देखिए, अगला इलस्ट्रेशन देखिए। ऐसा यहाँ पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बताया, यहाँ पर एक ये स्प्रिंग बताई,
स्प्रिंग कांस्टेंट K है और एक ब्लॉक जिसका मास m है स्पीड v से इस स्प्रिंग की तरफ चल रहा है, म्यू 0 है। तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग फोर्स इसको रिटार्ड करेगी और कहीं ना कहीं ये रुकेगा। जहाँ वो रुकेगा उस मोमेंट पर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो आपको फाइंड करना है मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स मैक्स इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन, सब्सिक्वेंटली। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द ब्लॉक। ये इनिशियल पोजीशन है A, ये फाइनल पोजीशन है B। जब ये ब्लॉक यहाँ जाकर रुक गया तब स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आया वो मैक्सिमम कंप्रेशन है। उसके बाद तो ये स्प्रिंग वापस इसको धक्का देके राइटवर्ड मूव कराएगी। तो पोजीशन A से B तक अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द ब्लॉक लगाया। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेस में कितने फोर्स लग रहे हैं इस पर, एक तो ग्रेविटी का लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा है और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू हाफ m फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड स्क्वायर। ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो देखो ग्रेविटी जो है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है तो इसका वर्क डन 0 होगा। इसी प्रकार से नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन भी 0 होगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। सिर्फ वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा, उसका क्या फार्मूला होता है, -k/2 x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू -हाफ mv स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x मैक्स माइनस से माइनस भी उड़ जाएगा, x मैक्स इज इक्वल टू v√m/k, ऐसा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको और टफ बनाएं कि मान लो इसका बी पार्ट बनाया कि इफ़ म्यू इज इक्वल टू हाफ एंड ब्लॉक ट्रेवल्स 1 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स मैक्स। अब क्या करेंगे, तो इस पर फ्रिक्शन भी लगने लगा, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन काइनेटिक प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू एन, एन कितना है mg, म्यू mg फोर्स फ्रिक्शन का है, इधर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ कितना 1 मीटर, तो इंटू 1 माइनस k/2 x मैक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल है 0 माइनस इनिशियल है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करा, माइनस 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 उड़ गया और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, तो ये दिखेगा 2 म्यू mg माइनस के माइनस नहीं प्लस के एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो इसको उधर शिफ्ट करो, k से डिवाइड करो और अंडर रूट ले लो। म्यू की वैल्यू कितनी है, हाफ, वो भी रख दो, तो हाफ रखने पर ये क्या दिखेगा mg प्लस के एक्स मैक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू mv²। तो x मैक्स कितना हो गया, इसको उधर शिफ्ट करा, m कॉमन, v² माइनस g और फिर k से डिवाइड किया और अंडर रूट लिया, तो ये आ गया मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो इस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करना है। 2 3 4 5 क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, कुछ खास बात नहीं है। वर्क डन निकालना अगर आपको आता है फोर्सेस का, तो सारे फोर्सेस का वर्क डन निकाल के सम टोटल कर लो। टोटल वर्क डन इंक्लूडिंग सूडो फोर्स इफ एनी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन दैट रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो ये रेफरेंस फ्रेम का क्या चक्कर है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करा के समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको दिया है एक ऐसा स्फीयर है, स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और इसके हाईएस्ट पोजीशन पर एक ब्लॉक रखा है और ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। ठीक है ना, क्या क्या दिया है, स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r accelerating horizontally with acceleration a। ब्लॉक का इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव टू स्फीयर क्या है, 0। ब्लॉक की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू स्फीयर क्या है, 0। तो जब ये थीटा एंगल नीचे यहाँ पहुँचेगा, इस वक्त इसकी v रिलेटिव निकालना है। तो क्या दिया, इनिशियली या इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू स्फीयर है 0। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू स्फीयर एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। तो क्या करोगे, तो फिगर आपके सामने है, ब्लॉक का एफबीडी मन सोचो, इस पर कितने फोर्स लगेंगे, एक ग्रेविटी लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक सूडो लगेगा। अलग से बना देता हूँ मैं। तो यहाँ इस स्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है इस ब्लॉक की, इस पर एक तो mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक हॉरिजॉन्टली पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लो इस ब्लॉक का मास कितना है, m। ठीक है, अब जब ये यहाँ पहुँचेगा तो सबके वर्क डन कैलकुलेट करना है अपने को। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं किस फ्रेम में काम कर रहा हूँ, इन स्फीयर रेफरेंस फ्रेम। ठीक है ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो कितना नीचे आया, ये कितना नीचे आया, ये हो जाएगा r cos थीटा, r माइनस आर कॉस थीटा। तो नीचे आया तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। नॉर्मल रिएक्शन
और ds डिस्प्लेसमेंट हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो नॉर्मल एक्शन का वर्क डन 0 होगा। एन डॉट ds cos 90 वर्क डन बाय सूडो एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट की बात चल रही है। ये कितना होगा? तो ये r sin थीटा होगा और इन द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स ही है ये, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ma इंटू r sin थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से m कॉमन लिया और r भी कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस a इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ m v रिलेटिव स्क्वायर माइनस 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, m से m कैंसिल हो गया, तो v रिलेटिव 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 2 इंटू जी 1 माइनस कॉस थीटा और एक r भी है, तो यहीं लिख देता हूँ 2r प्लस a साइन थीटा, ये v रिलेटिव स्क्वायर आया, तो इसका अंडर रूट निकाल लो। इसका अंडर रूट निकाल लो तो v रिलेटिव आ जाएगा। तो इसको मैंने लिखा 2r g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा, इस पूरे को करा एक ब्रैकेट में बंद, स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पावर लगा दी हाफ। इस तरह से हमने स्पीड निकाल दी इस ब्लॉक की रिलेटिव टू स्फीयर। ये स्फीयर देख रहा है, स्फीयर में बैठा ऑब्जर्वर देख रहा है, इसलिए वो सूडो फोर्स लगा रहा है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर खुद एक्सेलेरेशन a से एक्सेलरेटेड है। तो ये समझ में आया कि आपको सूडो फोर्स का वर्क डन भी इंक्लूड करना है, तो जो वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी, वो भी उसी रेफरेंस फ्रेम में, एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में, स्फीयर रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी आई है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं है ये। ठीक है, अगली सिचुएशन देखिए। ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ एक स्प्रिंग लगा रखी है, यहाँ से एक ब्लॉक 2 kg मास म्यू इज इक्वल टू हाफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 से रिलीज हुआ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K 1000 न्यूटन पर मीटर दिया है। ठीक है, तो ये आएगा, स्पीड पकड़ेगा, इसको कंप्रेस करेगा। तो मान लीजिए कि बिफोर इट स्टॉप्स इट ट्रेवल्स 5 मीटर एंड देन इट कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली। तो क्वेश्चन बनाया कि इफ ब्लॉक ट्रेवल्स 5 मीटर बिफोर coming to rest, find maximum compression in the spring, maximum compression x max in the spring। तो देखिए ये ब्लॉक यहाँ तक आया,
ठीक है ना, ये फॉरवर्ड एंड यहाँ तक आया, तो ये एंगल भी 37, ये 5 मीटर है, ये 37 है, तो ये 4 मीटर है और ये हाइट ये 3 मीटर है। ठीक है, अब अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द ब्लॉक, हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mgh, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg कॉस, या यूं कहो ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू n कितना होगा 2g cos 37, तो म्यू n बोले तो 2g cos 37, और कितना डिस्टेंस चला ये 5 मीटर, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस k बाई 2 x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, ये टोटल वर्क डन हो गया, कितना आया, ये हो गया 6g यानी 60, यहाँ से 5 cos 37 मतलब 4, तो ये हो गया 40, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये हो गया 500 x मैक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो शुरुआत में भी इसकी स्पीड 0 थी और फाइनली भी इसकी स्पीड यहाँ 0 होगी, मोमेंटली रेस्ट पे आया ये, तो ये तो राइट हैंड साइड तो 0 ही हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 60 माइनस 40 दैट इज 20 माइनस 500 x मैक्स स्क्वायर, तो x मैक्स स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ 20 अपॉन 500 रूट ओवर, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 4 अपॉन 100 दिख रहा है मुझे, 0 से 0 कैंसिल किया, फिर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो x मैक्स कितना आया 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर। दिस इज मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। ठीक, तो अभी हमने पहले हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग लेकर ब्लॉक को उससे टक्कर कराई, फिर हमने इंक्लाइन प्लेन पर स्प्रिंग लेकर ब्लॉक को स्प्रिंग कॉम्प्रेस करने दिया। अब मैं वर्टिकल कर देता हूँ स्प्रिंग को। कितने केस बनेंगे, मान लो कि यहाँ एक ऐसी स्प्रिंग है, उससे 2 मीटर की हाइट पर एक 1 kg का ब्लॉक है और यहाँ से उसको रिलीज़ किया, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 1000 न्यूटन पर मीटर, और वही क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन x मैक्स, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। तो ये नीचे आएगा और स्प्रिंग को दबाएगा, यहाँ कहीं आके ये स्टॉप हुआ,
यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हुई, तो इतना कॉम्प्रेशन स्प्रिंग में जनरेट हो गया। ठीक है ना। तो हम ये दो पोजीशन पकड़ेंगे, ये पोजीशन होगी हमारी फाइनल पोजीशन और ये पोजीशन होगी हमारी इनिशियल पोजीशन, और इस ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द ब्लॉक बिटवीन पोजीशंस इनिशियल टू फाइनल। तो हम कितने फोर्सेस इस ब्लॉक पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि वर्क डन करेंगे? एक तो ग्रेविटी और एक स्प्रिंग फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं है यहाँ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना नीचे आया ये? mgh 2 + x। वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आया, और वर्क डन बाय स्प्रिंग -k/2 x फाइनल स्क्वायर -x इनिशियल स्क्वायर। भाई स्प्रिंग फोर्स लगना कब शुरू होगा? जब ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा और इसको कॉम्प्रेस करना शुरू करेगा, तब स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होना शुरू होगा। और स्प्रिंग का इनिशियल कॉम्प्रेशन 0 है, फाइनल कॉम्प्रेशन x मैक्स से। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले भी 0 थी स्पीड, बाद में भी 0 है स्पीड। बस इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो मास कितना है? 1 kg। अच्छा mgh, अच्छा मैंने ये मास रख ही दिया 1 gh, ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लो, mgh। ठीक है ना। तो एक g से एक 0 ये कैंसिल हो गया, g = 10 लेके चल रहे हैं। तो क्या बचा? 2 + x -50x मैक्स स्क्वायर या x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई भाई ये तो। अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। अब एग्जैक्ट आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर वैल्यू आ जाए। देखते हैं। तो ये हो जाएगा 50x स्क्वायर -x -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -b + √b स्क्वायर +4 AC अपॉन 2a, इतने मीटर। तो 400 का अंडर रूट कितना होता है? 20। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मान लें और इसको प्लस लें तो ये नियरली 21 सेंटीमीटर, ऐसा आंसर आ गया। ठीक है। इसके ऊपर एक और चीज़ बन सकती है कि आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक व्हेन इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी। ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा के उस पार्ट को भी सॉल्व करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का हमने बी पार्ट बनाया। बी पार्ट क्या कहता कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक by the time it attains maximum speed। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए शुरुआत कैसा हुआ मोशन का? जी एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ना शुरू हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब जैसे ये स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में आया तो उस वक्त स्प्रिंग ने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, अभी भी एक्सेलरेशन जी है वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर जैसे जैसे स्प्रिंग कॉम्प्रेस होना शुरू होगी, एक स्प्रिंग फोर्स अपोजिंग डेवलप होना शुरू होगा। डेवलप होते होते वो जब mg के बराबर हो जाएगा उस वक्त उस पर नेट फोर्स 0 होगा।
और नेट फोर्स जब 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद और नीचे जब ये कॉम्प्रेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स विल बिकम लार्जर देन mg एंड रिटार्डेड मोशन विल स्टार्ट, स्पीड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जब ये इतना दबा दे इसको, कितना, तो मैं कह रहा हूँ x0, कि स्प्रिंग फोर्स के x0 इस वेट mg के बराबर हो जाए, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नेट फोर्स 0। हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नेट फोर्स 0। इस मोमेंट पर, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके पहले mg was greater and kx was smaller, so it was accelerated, and after this kx will be greater than weight mg, so it will be retarded। तो यहाँ पर स्पीड इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम आएगी। तो मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल रहा हूँ, mg इज इक्वल टू kx0। तो x0 कितना होगा, mg अपॉन k, वैल्यू रखो, मास कितना है 1 kg इंटू जी अपॉन के कितना है 1000। तो x0 आ गया 1 अपॉन 100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक कितना हो जाएगा 201 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, नॉट अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर और, तो 201 सेंटीमीटर डिस्टेंस जब भी चल लेगा तब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अगर मैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सोचूं, एक बात कह रहा हूँ मैं, तो जब dv/dt 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमा की ये कंडीशन है, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, dv/dt मतलब 0 होने पर मैक्सिमा आएगा, तो v मैक्सिमम होगी। या मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन v dv/dy ऐसा होगा, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है मान लो ये। तो जब ये एक्सेलरेशन 0 है तो dv/dy 0 है, तो v मैक्सिमम है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। जब एक्सेलरेशन 0 हुआ उस वक्त स्पीड मैक्सिमम हुई। एक्चुअली एक्सेलरेशन इज चेंजिंग साइन, पहले ये पॉजिटिव था, डाउनवर्ड था, फिर बाद में ये साइन चेंज करके अपवर्ड हो रहा है। पहले एक्सेलरेशन कैसा है, डाउनवर्ड, और इक्विलिब्रियम के बाद जैसे जैसे नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, अपवर्ड, जो कि रिटार्डेड मोशन का काम करेगा, रिटार्डेशन का काम करेगा। तो इस तरीके से भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आ रही है ना आपको। तो स्प्रिंग अब की बार वर्टिकल ऊपर ले लेते हैं और ब्लॉक को नीचे। ब्लॉक का मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k। यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ में है, कोई कॉम्प्रेशन नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं, नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग। और इसको रेस्ट से अपन ने ब्लॉक को छोड़ दिया जा, तो ये नीचे चला। कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक? नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा। तो ये पूछा कि कितना नीचे जाएगा, x निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट अगेन। तो क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक before it comes to rest again। तो हम अप्लाई कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द ब्लॉक बिटवीन द पोजीशंस शोन। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दो ही तो फोर्स लगे, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mgx
वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या लिखेंगे, -k/2 एक्स मैक्स मतलब एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक्स इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो ये एक्स एक हटा दिया तो क्या बचा, mg इज इक्वल टू kx/2। तो x कितना आया, 2mg/k। मतलब यहाँ एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी बीचों बीच में। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर mg इज इक्वल टू kx0, मतलब x0 एक्सटेंशन इज इक्वल टू mg/k ऐसा होता है। अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा x0 इज इक्वल टू mg/k और ये भी हो जाएगा x0 इज इक्वल टू mg/k और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। यहाँ पर ये रुकेगा, फिर स्प्रिंग वापस खींचेगी, फिर ये ऐसे SHM करेगा। ये SHM के टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पूरा हुआ। अगली सिचुएशन देखिए, यहाँ पर एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। एक ब्लॉक यहाँ रखा है, इसका मास है m2, स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में। इस ब्लॉक का मास है m1। कितना फोर्स लगाया जाए, हॉरिजॉन्टल फोर्स, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू दिस ब्लॉक m1 so that m2 is just shifted। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F so that m2 is just displaced। तो बताओ m2 को डिस्प्लेस कौन करेगा। तो भैया m2 पर ये स्प्रिंग ही फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस कर सकती है जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। और रोकने वाला कौन है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। कितना, म्यू m2g म्यू n। तो जब ये kx म्यू m2g के बराबर हो जाएगा तब ये डिस्प्लेस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब ये kx म्यू m2g के बराबर हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये m2 डिस्प्लेस हो जाएगा। तो भाई इमेजिन करो कि अगर f लार्ज हो, बहुत लार्ज फोर्स के साथ में इसको खींचना शुरू किया तो फिर दोनों ही ब्लॉक भागते नज़र आएंगे। तो फोर्स को ज़्यादा नहीं रखना है, फोर्स को क्या करना है, कम से कम वैल्यू बताना है कि स्प्रिंग में इतना एक्सटेंशन आ जाए कि m2 जस्ट डिस्प्लेस हो जाए। कितना एक्सटेंशन आ जाए, म्यू m2g/k। तो इस पर F फोर्स लगाया, स्प्रिंग फोर्स अभी कितना है, 0। तो ये एक्सेलरेट होना शुरू होगा फोर्स F की वजह से। कब तक, जब तक कि स्प्रिंग फोर्स F के बराबर नहीं हो जाता, उस वक्त ये स्पीड मैक्सिमम पकड़ लेगा, नेट फोर्स जब 0 होगा। उसके बाद अपनी स्पीड के कारण आगे ये मूव करेगा तो स्प्रिंग फोर्स और बढ़ेगा, तो फिर रिटार्डेड मोशन करेगा और ये ब्लॉक कहीं ना कहीं यहाँ रुकेगा। जब ये रुकेगा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तब तक में जो एक्सटेंशन क्रिएट होगा x, वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि kx इक्वल टू म्यू m2g हो जाए। बात समझ में आई। तो इस ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ब्लॉक ऑफ मास m1। तो हम क्या लिखेंगे, कितने फोर्स लगे इस पर, एक तो फोर्स F, ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स, बहुत सारे फोर्स लगे। तो मैं इस kx को यहाँ लिख देता हूँ, kx इक्वल टू म्यू m2g, ठीक है ना। ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है और इसको यहाँ से मैं रब कर देता हूँ।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम अपन ने अप्लाई करी, एक तो वर्क डन बाय फोर्स F प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, समझ रहे हो ना, इतने सारे, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई वो तो आसान है, शुरुआत में भी ये रेस्ट में था और अंत में भी ये रेस्ट में ही है। इन दो पोजीशन के बीच में अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, तो वर्क डन बाय फोर्स F कितना होगा, F इंटू एक्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी है डाउनवर्ड वर्टिकल और डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल। इसी प्रकार से वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी 0, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू m1g इंटू एक्स। देखो इसके नीचे जो फ्रिक्शन लगेगा ना, म्यू इंटू एन कितना होगा m1g, और वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस k/2 एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 0। एक एक्स तो कैंसिल हो गया, तो F कितना आया, म्यू m1g प्लस kx अपॉन 2। अब kx की वैल्यू कितनी है, म्यू m2g, तो F हो गया म्यू m1g प्लस म्यू m2g अपॉन 2, या मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू m1 प्लस m2 अपॉन 2 इंटू जी। इसको तो याद ही कर लो, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एरडो का प्रॉब्लम है ये, और ये नीट में, जेई में, सब जगह, गाइड्स में, टेस्ट में, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। तो कितना फोर्स होना चाहिए मिनिमम, म्यू m1g तो होना ही चाहिए भैया, इसको चलाना ना, ये नहीं चलेगा तो एक्सटेंशन कहाँ से आएगा, तो इसके नीचे का जो फ्रिक्शन है म्यू m1g उससे तो ज़्यादा होना चाहिए फोर्स, कितना ज़्यादा, तो ये म्यू m2g डिवाइड बाई 2 और जोड़ दो इसमें, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है मास m का, एक स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करके और इस पर एक ब्लॉक m मास का और रखा, कॉम्प्रेस्ड है स्प्रिंग, और हमने इसमें एक धागा बांध दिया। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कहीं यहाँ रही होगी, ये इनिशियल कॉम्प्रेशन है, इनिशियल कॉम्प्रेशन है, इसको मैं कह रहा हूँ x1, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा फाइंड इनिशियल कॉम्प्रेशन मिनिमम so that lower block is just lifted after thread is cut। इस थ्रेड को कट करना है, तो नीचे वाला ब्लॉक लिफ्ट हो जाना चाहिए, जस्ट लिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये लिफ्ट कैसे होगा भैया, इसको लिफ्ट करने के लिए स्प्रिंग ही एकमात्र सहारा है, जिसमें एक्सटेंशन अगर आए तो ये इसके वेट mg से ज़्यादा हो जाए तो ये ब्लॉक लिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें एक्सटेंशन आने के लिए इसको क्या करा, दबा के, और जैसे छोड़ा, धागा काटा, तो ये भागा ऊपर, और कितना ऊपर जाएगा, इनफाइनाइट, नहीं, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। तो जब ये रुका तब तक में इसमें इतना स्प्रिंग में एक्सटेंशन x2 जनरेट हो गया था, एक्सटेंशन के kx2 mg के बराबर हो गया। यहाँ भी इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, और kx2 इक्वल टू क्या है, mg।
तो ये नीचे वाला ब्लॉक जस्ट लिफ्ट वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो हमने अप्लाई करा वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन अपर ब्लॉक, तो क्या लिख सकते हैं? अपर ब्लॉक पर कितने फोर्स लगे? एक तो ग्रेविटेशनल और एक स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 - 0 मतलब 0, ठीक है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? -mg, कितना ऊपर गया? x1 + x2 माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग -k/2 x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें x2 + x1 आएगा, इस बार इसमें भी x1 + x2 आएगा, और x1 + x2 0 हो नहीं सकता, तो उसको निकाल कर कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचा x2 - x1। हमें क्या निकालना है? x1, x2 तो हमें पता है, kx2 हमें पता है, तो हमने उसकी वैल्यू लिखी। इसको भी प्लस कर देता हूँ, इसको भी प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो +mg प्लस kx2/2, kx2/2 मतलब mg/2, फिर ये माइनस kx1/2 और इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3mg/2। तो x1 कितना आया? 3mg/k, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो इतना कॉम्प्रेशन होना चाहिए 3mg/k इनिशियल, सो दैट कि जब आप थ्रेड कट करोगे तो ये इतना ऊपर जाए कि ये लोअर ब्लॉक जस्ट लिफ्ट हो जाए। अच्छा, इस कंडीशन में इनिशियली नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? सोचो, इनिशियल नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो इनिशियली नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो एक तो वेट एक्ट हो रहा है mg, और एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट हो रहा है kx1। कितना? तो हमने देखा kx1 कितना है? 3mg। तो इनिशियल नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? नॉर्मल रिएक्शन इनिशियल 4mg, नॉर्मल रिएक्शन इनिशियल 4mg हो जाएगा इस सिचुएशन में जब इनिशियल कॉम्प्रेशन 3mg/k है। और फाइनल, तो फाइनल तो ये जस्ट लिफ्ट होने की कंडीशन में kx2 = mg, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, तभी तो हम कहेंगे कि इट इज लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एंड इट इज जस्ट लिफ्टेड, ठीक है। अगली सिचुएशन देखिए, इसमें एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल इस तरह से कुछ दिखाया गया। एक चेन है, मास m, लेंथ l की, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है। इस पर ये चेन इस प्रकार से रखी है कि 2/3 लेंथ तो टेबल टॉप के ऊपर है और 1/3 लेंथ यहाँ हैंगिंग है। ये है 1/3 लेंथ और 2/3 लेंथ टेबल टॉप के ऊपर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड चेन इज सपोज म्यू है। चेन कैसी है? एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले वो इजी वाला पार्ट कि बताओ म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड म्यू। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो वेट है यहाँ पूरी चेन का, वो 2/3 ऑफ mg है, और उससे यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है लिमिटिंग स्टैटिक एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, और इसका वेट
नीचे एक्ट हो रहा है कितना, mg/3, और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है μn, मतलब म्यू इंटू 2mg/3, और ये किसके बराबर है, mg/3 के बराबर है, जो इसको फोर्स स्लाइड कराना चाहता है, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, ये फ्रिक्शन रोक रहा है, ये mg/3 इसको नीचे ले जाना चाहता है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो एक आंसर तो आ गया आपका, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि म्यू कितना है, 1/2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट बनाया, उसमें एक आगे इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया, टेबल को नॉक किया, तो ये स्लाइड होना शुरू हो गई। तो जब तक ये पूरी स्लाइड नहीं हो जाती है उतनी देर में टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द चेन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जैसे ये चलना शुरू करेगी तो ये फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा काइनेटिक, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं इधर वाला बोर्ड साफ करता हूँ। तो इसमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली लिंक पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा वर्क डन कर ही नहीं पाया, फट से चली गई, ये तो ज़्यादा स्लाइड हुई नहीं। लेकिन ये वाली लिंक, चेन की ये वाली लिंक बहुत दूर तक स्लाइड होते हुए जा रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। तो अलग अलग लिंक पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन अलग अलग क्वांटिटी में आ रहा है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन की टेक्निक लगाई कि कोई एक एलिमेंट कंसीडर करो x डिस्टेंस पर, और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निकालो। तो x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dx, तो इसका मास होगा dm। इस लिंक की बात चल रही है, इसका मास होगा dm, और ये स्लाइड होते हुए जाएगा कितना डिस्टेंस, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस बचा, 12/3 माइनस x, इतना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है, इतनी दूर तक काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर एक्ट होगा। तो इस छोटे से एलिमेंट का मास क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। इस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा उसका छोटा सा वर्क डन, तो वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, माइनस म्यू dmg, और डिस्प्लेसमेंट कितना, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू dmg, और डिस्प्लेसमेंट कितना 12/3 माइनस x इंटू कॉस पाई, है ना। अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन तो नेगेटिव आता ही है, तो वो नेगेटिव से ही शुरू कर दिया मैंने, इसीलिए कोई बात नहीं। चलो अगली स्टेप में लिखा मैंने माइनस की कॉस पाई का माइनस, और म्यू कितना है, हाफ, तो चलो उसको बाद में अपन देखेंगे। dm को क्या लिखूँ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ इंटू g इंटू 12/3 माइनस x, ये आया वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एक लिंक पर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो ऐसी अनेकों लिंक हैं, सबके ऊपर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो, सब पर नेगेटिव वर्क डन ही आने वाला है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो कितनी लिंक हैं, तो साहब x = 0 से लेकर x = 12/3 तक सारी लिंक हैं। तो उन सब का वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है और सम टोटल करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे हम dw का, तो इसमें म्यू mg/l तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 12/3 माइनस x dx अंदर रह जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे x = 0 से 12/3 तक, बस जो आएगा वो आंसर। तो ये आया माइनस म्यू mg/l 12/3 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2, और एक -1 और आएगा, और कहाँ से कहाँ तक, तो ये 0 से 12/3 तक, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस म्यू कितना 1/2, रख देता हूँ वैल्यू, तो 1/2 यहाँ से, और ये 2, तो नीचे 4 हो जाएगा, l हो जाएगा, ये mg हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा,
तो यहाँ पहले 12/3 रखा, x की जगह 12/3 रखा तो 0 आया, फिर x की जगह 0 रखा तो क्या आया 4l²/9। इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -mgl/9। ये वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द चेन, ऐसा निकाला हमने। तो ये हमारा आंसर आया। इस तरह से इंटीग्रेट करके भी कभी कभी वर्क डन निकालना पड़ जाता है। चलिए इस लेक्चर को अपन यहीं स्टॉप करेंगे। और हमने फर्स्ट लेक्चर में वर्क डन कैलकुलेट करना सीखा। आज सेकंड लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट लेक्चर में पावर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।